नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज के हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ये जो है अब इंडिया करने वाला है और इसकी ज़रूरत भी है। मतलब अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी के कारण हमें जो है अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक असिस्टेंस देना पड़ेगा, तभी हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं। सो नेक्स्ट इज दिस फॉरेस्ट टाइटल का इशू आ गया है। बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो होता है उससे रिलेटेड प्रोविजन जो है क्या वो लागू हो पा रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर, उस चीज़ को हम देखेंगे। फिर पैलेस्टीनियंस को गाज़ा से बाहर निकालने का जो प्लान है वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और वेयर दे आर गोइंग टू गो, एंड क्या इसके अंदर अरब कंट्रीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक मेजर सवाल बना हुआ है, हम इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। देन रशिया, चाइना और इंडिया, इनकी क्लोजनेस जो है वो बढ़ रही है और बातें ये भी हो रही हैं कि आरआईसी को हमें जो है रिवाइव करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि क्या आप एस सी एस टी रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने वाले हैं। तो इस डिबेट को समझेंगे। एंड देन बैटल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जाएगा। सो इसके अलावा और भी टॉपिक्स होंगे जिसको हम जो है डिटेल में कवर करेंगे, जैसे कि एस सी एस टी जो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, उसको लेके जो है एक आर्टिकल है, उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस। तो पहली खबर जो यहाँ पे दिख रही है, गवर्नमेंट थोड़े से एक्सपोर्ट्स रूल्स को थोड़ा चेंज करेगा और आइडिया यही है कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट्स को थोड़ा प्रमोट करने वाले हैं। बिना सरकारी असिस्टेंस के इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को डील नहीं कर पाएंगे। देखो एक बात तो साफ है, यहाँ पे हमें जो है कॉस्ट ऑफ बिजनेस या कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ही कम करनी पड़ेगी। अब दो तीन तरीके होते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करने के लिए। एक ये होता है कि आपकी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम हो जाए, ठीक है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटानी पड़ेगी। दूसरा, जो पेपर वर्क होता है उस पेपर वर्क को भी आपको थोड़ा और हल्का करना पड़ेगा, ताकि कंप्लायंस बर्डन, जो एडिशनल बर्डन होता है हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर, वो ना आए। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वैसे तो एकदम से नहीं कम हो सकती, बट स्टिल इंडिया उस पर काम ज़रूर कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को शायद कुछ और असिस्टेंस जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी, खासकर उनको जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी विल बी लुकिंग इनटू दिस, इसको देखेंगे कि सरकार करने क्या वाली है। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी, जिसके अंदर अपैरल्स, टेक्सटाइल, श्रिम्प एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, एंड बेसिकली आइडिया यही होगा कि आप टेलर्ड सपोर्ट जो है सरकार की तरफ से आपको मिलेगी। तो ये असिस्टेंस मिलने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका थोड़ा तो बर्डन कम होगा और उनका बिजनेस वायबल होगा। अदरवाइज हमारा जो इंडियन प्रोडक्ट है उसको हमें कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कॉम्पिटिटिव बनाने का तरीका भी दो तरीके का होता है। एक ये है कि आप उसकी क्वालिटी के अंदर इतना ज़बरदस्त इंक्रीज़ कीजिए कि कोई भी है वो आपके प्रोडक्ट को मना ना कर पाए। सेकंड इज़ दिस, उसके अलावा आप जो है टैरिफ जो भी उसके अंदर लगते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारी तरफ से ड्यूटी वगैरह होगी या टैक्स वगैरह जो भी हैं, वो टैक्स और टैरिफ जो है उसको थोड़ा लो डाउन करेंगे। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं वो हम गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे एंड वी विल सी कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन 25% और उसके बाद रशिया के ऊपर जो हम तेल ले रहे हैं एडिशनल 25%, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब मुझे लगता नहीं है कि इसका कुछ खास असर आने वाला है यहाँ पे। सो दैट वाज द पॉइंट। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या और सरकार देगी। तो एमएसएमईज को इंटरेस्ट रेट उनके जो है रिड्यूस कर दिए जाएंगे। क्लियर, जो बोरोवर्स इस पर्टिकुलर टारगेट से हिट हुए हैं, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से, क्योंकि बहुत से ऐसे एमएसएमई होंगे जिन्होंने लोन लिया होगा बिजनेस करने के लिए। अब ये तो पॉलिसी एकदम आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% बढ़ा दिया, अब उनका बिजनेस तो बैडली हिट है, तो उनके लिए ये जो है इंटरेस्ट रेट उनके लिए रिड्यूस कर दिए जाएंगे लोन वगैरह पे। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर जो एमएसएमई के लिए अप्रूवल प्रोसेस होगा वो पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम यहाँ पे कर पाएंगे कि डिले जो है वो आप मिनिमाइज कर रहे हो। देखो एक बात कही जा रही है कि वी हैव टू सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, कि फ्यूचर के अंदर जो बिजनेस किया जाएगा ना, फ्यूचर के लिए आप जो है अपने आप को रेडी कर रहे हो। तो जितना इम्प्रूवमेंट बेटरमेंट हो सकता है वो हमें यहाँ पे करना है। देन एक्सपोर्ट्स को हमें इंसेंटिवाइज भी करना है। किस तरीके से? एक्सपोर्ट बोनस यहाँ पे दिए जाएंगे,
परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जाएंगे। जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही हैं, सरकार की तरफ से उन्हें ज़्यादा मदद मिलेगी यहाँ पे। क्लियर, अच्छी चीज़ है ये। देन क्रेडिट गारंटी, तो कंटिन्यू एंड एनहांस सपोर्ट टू एमएसएमई, जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्रेडिट वो ले रहे हैं, ये असिस्टेंस एडिशनल उनको मिलेगा। मतलब जो लोग अभी तक 100 करोड़ तक का लोन जैसे चल रहा है, उनको फर्दर असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से क्रेडिट गारंटी दे रही है। तो इट्स अ गुड थिंग जो यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, इसे यहाँ पे लाया जाएगा कि देखो क्लियरेंस जो होते हैं वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, तो उनको हम लोग सब साथ में लेके आ रहे हैं। तो जैसे बैंकिंग का हो गया, तो आप उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आ रही है, कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ये सभी आप इनको साथ में लेके कोऑर्डिनेटेड वे में एफर्ट कर रहे हो, ताकि जो है हमारे एक्सपोर्टर को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये आइडिया है कि हम इन सब एफर्ट्स के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उसको रीवैम्प कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। एंड एडिशनल सपोर्ट यहाँ पे दी जा रही है। देखिए 2250 करोड़ एलोकेट किए गए हैं हमारे बजट के अंदर कि हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट को फैसिलिटेट करना है। तो ये जो भी बैरियर वगैरह लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन सबको जो है हम एड्रेस कर पाएंगे विद दीज मेजर्स। आज की डेट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हमारे एक्सपोर्टर सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये रियलिटी हमें समझनी है। देन अनदर इशू इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट टाइटल इशू। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स टाइटल जो है वो नहीं दिए हैं। अब देखो एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही पुअर था। ठीक है, रियलिटी यही है। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है कि भाई जो ट्राइबल्स रह रहे हैं उनके राइट को, उनके जो टाइटल है, ठीक है, उस ज़मीन के ऊपर, उसे रिकग्नाइज करता है। अब ये जो ट्राइबल्स हैं ये हज़ारों लाखों सालों से जो है उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। आप रैंडमली ये नहीं कह सकते, मतलब सरकार के बनने से पहले तक ये रह रहे हैं वहाँ पे। सोच के देखो, सरकारें नहीं हुआ करती थी तब से जो है ये लोग रह रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट के आने से पहले वो लोग रह रहे हैं, उनका एक राइट है उस पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर, कलेक्टिव ओनरशिप लेके रहते हैं वो लोग एक साथ जो हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो है मॉडर्न स्टेट की जो इमेज है या मॉडर्न स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से उन बेचारे ट्राइबल्स का जो है उनका राइट जो है वो छिन जाता है। फोर्स का इस्तेमाल करके बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कई बार ऐसे हुआ है कि ट्राइबल्स को वहाँ से धकेल दिया गया है। तो अब ये बात यहाँ पे क्लियर है, उसको रोकने के लिए हम ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लेके आए थे, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खासकर अगर हमें देखना है कि मिनरल जिस एरिया के अंदर है, उस एरिया के अंदर तो आप इस राइट को ढंग से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो। क्यों? वो ऐसा लगता है कि उनकी ओनरशिप हो जाएगी, फिर जब मिनरल एक्सट्रैक्शन होगा वो सरकार को रोकेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे मिली हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पुअरली इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए कि टोटल IFR जो है कितनी थी, 4.82 लाख, और कितनों को दिए गए हैं, दैट इज़ 4000। इतने लोग क्लेम कर रहे हैं और दिया जा रहा है सिर्फ कुछ एक हज़ारों को। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना पुअरली इम्प्लीमेंटेशन है इसका। तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स का डाटा इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिला और ठीक नहीं है ये। ठीक है, बस्तर की बात करें तो जो फॉरेस्ट राइट टाइटल्स थे, मतलब वो रिड्यूस हो गए। 37,950 हुआ करते थे, वो रिड्यूस होके 35,180 आ गए। ठीक, देन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, तो आधे रह गए, मतलब 40 थे वो 20 रह गए यहाँ पे, है ना। एक महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। सो ये आपको मतलब आइडिया लगाना है कि किस तरीके से जो है ये टाइटल्स को कट किया जा रहा है। अब बात ये है कि जो ट्राइबल्स यहाँ पे हैं, ट्राइबल्स को थोड़ी ना पता है उनके राइट्स के बारे में, तो उनको पता ही नहीं होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह कुछ एग्जिस्ट भी करता है। ओके, दे आर नॉट अवेयर, रियलिटी यही है। तो इस चीज़ को भी लेके भी मिसयूज़ किया जाता है। देन ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन और रिस्पॉन्स की बात करें, एक सीनियर ऑफिशियल ने एट्रीब्यूट किया कि रिकॉर्ड डिक्लाइन इन मिस कम्युनिकेशन अक्रॉस लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, बहुत बड़ा ये इशू है, डाटा भी नहीं दे रहे वहाँ पे, है ना, और बहुत एरर्स हैं इसके अंदर। देखो एरर तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे कि ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइबल है उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनली
मतलब वो लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनको ये पता ही नहीं है, और सरकार अपनी तरफ से एफर्ट करके इनको लागू नहीं कर रही। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो देर इज़ नो फॉर्मल प्रोसेस दैट एग्जिस्ट विद इन फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर विड्रॉइंग टाइटल। तो अगर जब प्रोसेस ही नहीं है टाइटल को विड्रॉ करने का, तो ये टाइटल कम कैसे हो रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। देर मस्ट बी सम रीजन वाई दिस मस्ट बी हैपनिंग। ओके। और कई ऐसे एरियाज हैं जैसे रायपुर, दुर्ग, बेमतारा, यहाँ पे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लगता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अब देखो, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है इस पर्टिकुलर कानून का, तो ये एक रीज़न है नक्सलिज्म के फैलने का। क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो क्यों नक्सलाइट्स को ज्वाइन करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि ओवर 43% ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ हैज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट टाइटल्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है, ठीक है। और प्रोग्रेस स्लो है काफ़ी। डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ नक्सलिज्म ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एरियाज़ जहाँ पे नक्सलाइट्स एक्टिव थे वहाँ पे जो है प्रोग्रेस थोड़ी स्लो चल रही है, बट ओवर द टाइम हो जाएगी। देखो, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट कम से कम इम्प्लीमेंट तो हो रहा है। 43% फॉरेस्ट एरिया तो कम से कम दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नक्सलाइट्स का नंबर यहाँ पे कम होता जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल्स के ग्रीवेंसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो दे कैन लिव देयर लाइफ द वे दे वांट विद दिस। अब यहाँ पे ये प्रीलिम्स का सवाल देखिए, 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो बात यही है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल में, तो इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ठीक है। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आप 2019 का जो है ये सवाल देखिए प्रीलिम्स का, तो ये कह रहे हैं कि एज पर रीसेंट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया। तो क्या उनको बैम्बू जो है गिराना अलाउड है? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एग्जेम्प्ट करता है बैम्बू ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्री। ओके। तो जो एरिया फॉरेस्ट के एरिया के बाहर पड़ेगा, वहाँ पे अगर कोई बैम्बू कोई लगाता है तो उसको वो गिरा सकते हैं। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं करा सकते। ओके, ये लिखा हुआ है नॉन फॉरेस्ट एरिया में आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ये कह रहा है कि एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, तो बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के तौर पे ही माना जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रीटेड एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन, जिसके अंदर बैम्बू, बुशवुड, स्टम्प्स, केन्स, ककून, हनी, वैक्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन है जो इस पर्टिकुलर कानून के अंदर डाली गई है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आप थर्ड स्टेटमेंट पे चलिए। ये कह रहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स अलाउ ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ओके, तो अब इस पॉइंट को देखेंगे। अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स, बिल्कुल सही है। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का ही माना जाएगा। तो कंसिडरिंग दिस, बी इज द राइट आंसर टू दिस, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना, कैसे भी घूम फिर के दोबारा पूछे जाते हैं ये। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। पैलेस्टीनियंस को गाजा से बाहर निकालने का प्लान चल रहा है, और अब आप देखो भेजेंगे कहाँ। तो पहले तो इजिप्ट से बातचीत चल रही है, देन देयर वर टॉक्स कि साउथ सुडान भी शायद उनको शिफ्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट मतलब इसराइल भी डिवाइडेड है इसके अंदर कि क्या जो है इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाए या इनको ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ कंफर्म हो गई है। ये जो क्वेश्चन देखिए आप, 2018 का सवाल था जो कह रहा था कि टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स इन न्यूज़, वो किस कंटेक्स्ट में था? वो इसराइल के कंटेक्स्ट में था। आज की डेट में ये टू स्टेट सॉल्यूशन का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। क्लियर, ये रियलिटी है। मतलब ये गाज़ा का पूरा एरिया भी अब इसराइल का पार्ट हो जाएगा आने वाले कुछ समय के अंदर। नाउ अब बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख के आसपास जो है पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। तो उनका क्या होगा? वेयर विल दे गो? दैट्स अ चैलेंज। कहीं पे भी आप उनको रीलोकेट करोगे तो वो रीलोकेशन इतना आसान नहीं होने वाला है। तो वन हैज़ टू सी वेयर देर आर गोइंग टू गो, है ना। चैलेंज तो है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि जयशंकर जो है वो मॉस्को जा रहे हैं और वांग ही दिल्ली आ रहे हैं। अब वांग ही जो है ये एनएसए से मिलने वाले हैं हमारे अजीत डोभाल साहब से। और ये बातचीत खास क्यों है कि वांग ही और अजीत डोभाल ये दोनों ही जो है हमारे जो बॉर्डर बॉर्डर सेटलमेंट का मामला चल रहा है
उसके अंदर ये लोग दोनों साथ में हैं, ठीक है, बॉर्डर को सेटल करना है और ये लोग साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। तो उस एंगल से भी ये इम्पोर्टेंस इस चीज़ को दी जा रही है, और जयशंकर जो हैं वो जा रहे हैं मतलब मॉस्को, तो इसको भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इस पूरे खेल के अंदर एक बात बिल्कुल क्लियर है, दैट इज़ योर RIC जो है वो एक्शन में है यहाँ पे, ठीक। तो रशिया, इंडिया, चाइना, इट इज़ इन एक्शन। तो यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ बात समझेंगे। पहली बात समझो, ये RIC एग्जिस्टेंस में क्यों आया था। ये RIC एग्जिस्टेंस में इसलिए आया था क्योंकि 1998 के बाद, 1998 में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने किए न्यूक्लियर ब्लास्ट, ठीक है। और न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद लगे US और बाकी कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर लगाए सैंक्शंस, और तब हमें समझ में आया कि ये सैंक्शन वगैरह से बचने के लिए हमें जो है रशिया और चाइना के साथ जाना पड़ेगा। तब ये पूरा ग्रुप जो है एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और तब से ये बहुत बड़ा ग्रुप होगा, मतलब बड़ा इन द सेंस पावरफुल यूनिट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को ध्यान में रख के जो है ये चीज़ की गई थी। बाद में जो है ये RIC को हमने एक्सपैंड करके उसमें ब्राज़ील को अलाउ किया और साउथ अफ्रीका आया, तो वो ब्रिक्स बन गया फिर। लेकिन अभी भी जो है RIC जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये एक नॉन फॉर्मल फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, नॉन फॉर्मल तरीके से है ये। और आइडिया ये है कि वेस्ट के डोमिनेंस को काउंटर करना है, US के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, और मेक श्योर करना है कि ये जो हमारी दुनिया है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाए। लुक एट द वे ट्रम्प इज बिहेविंग। ट्रम्प इज बेसिकली ट्राइंग टू रिपेल, है ना, किसको रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड को। अभी दुनिया चेंज हो रही है, वो मल्टीपोलैरिटी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो US को डोमिनेंस में रखना चाहते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग हियर। एंड इंडिया जो है एट प्रेजेंट देखा जाए तो इज़ अ ब्रिजिंग रोल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, बिल्कुल आप बोल सकते हो। हम बाकी सबके साथ भी एंगेज कर रहे हैं, ये हमारी खासियत है ना। और इकोनॉमिक, और यहाँ पे अगर आप एनर्जी कोऑपरेशन देखेंगे तो रशिया से तो हम काफ़ी कुछ ले भी रहे हैं एट प्रेजेंट एज वेल। उनके आर्कटिक सोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे ONGC विदेश काम कर रहा है, ठीक है। बहुत से ऑयल एक्सप्लोरेशन हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग, ठीक, ये भी किया जाता है। देन देर इज़ अनदर एंगल, इंडिया, रशिया, ईरान, है ना। स्ट्रेटेजिक जो है ट्रेड कॉरिडोर आप बना सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रोल्ड रूट्स को बाईपास करते हुए आप ये के आ सकते हो। सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी में आप साथ में मिलकर काम कर सकते हो। स्पेसिफिकली अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना तीनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। एंड इससे जो है SCO के अंदर भी काफ़ी जो है शांति आएगी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी वो बेटर एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आएगी। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये RIC जो है ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि हम US जिस तरीके से हमें बुली कर रहा है, हमें बुली नहीं होना है, सिंपल सी बात है। चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, बात साफ सी है, चैलेंजेस आएंगे। साफ सी बात, इंडिया चाइना के बीच में टेंशन, CPEC आ रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है ना। तो उस केस के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। और चाइना की डेट डिप्लोमेसी, जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और ये सब चल रहा है, तो ये मतलब बड़ी खतरनाक चीज़ है। और चाइना इंडिया को एनसर्कल करने के लिए चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और बेसिकली दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वो जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ दिख रही है, ठीक है। और रशिया चाइना अलाइनमेंट वर्सेस इंडिया वेस्टर्न टाइज की बात करें तो इंक्रीजिंग इंडिया रशिया चाइना कोऑपरेशन, anti-US स्टांस है ये। एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, मतलब हम एक तरफ क्वाड के भी मेंबर हैं, US के साथ भी हम अलाए हैं, तो इट इज़ सम टाइम इट इज़ गोइंग टू पुट अस इन डायलेमा सिचुएशन, ठीक। तो ये डायलेमा होगा, और आज की डेट में वही तो डायलेमा चल रहा है। मतलब अगर आप ट्रम्प की बात मान के रशिया से ऑयल लेना बंद कर दोगे, है ना, इफ़ इंडिया बेसिकली स्टॉप्स बाइंग रशियन ऑयल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रम्प ठंडा हो जाएगा, है ना। लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते। रशिया इज़ अ टाइम टेस्टेड अलाई ऑफ अस, जब उसको ज़रूरत है तो वी हैव टू हेल्प देम आउट। और सस्ता तेल लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद है भाई। यही एक रीज़न है कि इमीडिएटली जो है हमारे अजीत डोवाल साहब वो भाग के रशिया गए थे, ओके। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% टैरिफ अनाउंस किया, हम इमीडिएटली जो है उन्होंने रशिया गए, एंड ही मस्ट हैव टोल्ड देम कि भाई डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम यू, वी आर नॉट गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ ट्रम्प। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने समझा दिया होगा, ठीक। सो दिस इज हाउ इट इज़। अब हम एक और चीज़ समझ रहे हैं कि देखिए हमारी एक पॉलिसी है, वो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, है ना।
अब देखो इन सब चीज़ों के बीच में अगर आरआईसी बनता है और पूरा जोशों के साथ ये सामने मिलते हैं, तो ये जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है इसको भी हम और अच्छे से कर पाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, चाइना के साथ रिलेशन इंप्रूव होंगे तो चाइना के थ्रू पाकिस्तान को कह के हम टेररिज्म भी जो है उसमें भी थोड़ी कमी ला सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। सो दिस इज हाउ इशू कैन बी रिजॉल्व। वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स विल टर्न अप फ्रॉम हेयर। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर इन SC ST रिजर्वेशन। तो पहले आपको बता दूं ये रिजर्वेशन आई क्यों थी। तो रिजर्वेशन जो है बेसिकली आपके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये थी, ठीक है। तो यू हैव टू रिमूव हिस्टोरिकल इनजस्टिस दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट, और उसको ख़त्म करने के लिए हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी हम लेके आए थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे SC ST कम्युनिटी के अंदर ही देर आर सम फैमिलीज, आई विल यूज़ द टर्म फैमिलीज, और या आप बोल सकते हो कि सम सेक्शन, तो ओनली दे आर रीपिंग द बेनिफिट, ठीक है। सारा बेनिफिट उनकी तरफ जा रहा है, और जो ट्रू सेंस में डाउन ट्रोडन है, ओके, जो बिल्कुल ही नीचे हैं, डाउन ट्रोडन है, दे आर नॉट एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। ओके, सो ये दिक्कत आ रही है उनको। बेसिकली अवेयरनेस भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। तो जिन फैमिलीज़ के पास रिसोर्सेज वगैरह होती है उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाता है। अब सोचिए इंडिया के प्रेसिडेंट रहे KR नारायणन, और उनकी पोती को बेसिकली रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। नाउ दिस इज़ अलार्मिंग। तो इसीलिए जो है ये क्रीमी लेयर जैसी चीज़ लाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी OBC के अंदर जो है OBC रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होता है। तो देयर इट इज़, यू कैन से एग्जिस्टिंग। तो आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है, और ज़रूरी है यहाँ पे। और इसीलिए कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि आप जो है यहाँ पे इस क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करो। खासकर मतलब आप देखो ना, वेल्दी जो SC ST इंडिविजुअल हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, मतलब डिसप्रपोर्शनेट उनके पास एसेट होती हैं, और दे आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो जेन्युइनली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे साइड लाइन हो रहे हैं। देन देर इज दिस इंटरकास्ट डिस्पैरिटी विच इज एग्जिस्टिंग। तो इवन SC या ST के अंदर भी कुछ एक ऐसे सेक्शंस हैं विच आर टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स। ओके, मतलब सब लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ये क्रीमी लेयर लाने की बात की गई थी। तो वैसे भी ये चीज़ कई जगहों पे होती है। इसको ये भी बोला जाता है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, ठीक है ना। या तो आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन लेके आइए, ओके, ये चीज़ हम कर सकते हैं। और जैसे कैसे किया जाता है, एक पिछड़ा वर्ग होता है और दूसरा अति पिछड़ा वर्ग बना दिया जाता है ना। तो उसके हिसाब से जो है ये कर सकती है सरकार, तो करना भी चाहिए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसको लागू नहीं किया, क्योंकि मतलब इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, कोई भी जो है इस पर नहीं चलता है। तो आप देखिए प्रो रिजर्वेशन पर्सपेक्टिव कि अभी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इसीलिए रिजर्वेशन तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वट एवर यू में से वी हैव टू कंटिन्यू दिस रिजर्वेशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ये स्टेप है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन है SC ST रिजर्वेशन के लिए। और पॉइंट इज दिस, आप कैसे किसी SC ST इंडिविजुअल को अफ्लुएंट रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर बहुत सारा रीजनल वेरिएशन है, मतलब किसको आप मानोगे कि ये पैसे वाले हैं, ये पैसे वाले नहीं हैं। तो ये सोचने वाली चीज़ है ना। और इसको लेके सरकारी कमेटी है जस्टिस रोहिणी कमेटी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए SC ST रिजर्वेशन के अंदर। क्लियर। तो वो सब कैटेगराइजेशन वाला पॉइंट तो मैंने बताया भी है कि अति पिछड़ा वर्ग आप बना दो। और अभी एट प्रेजेंट क्रीमी लेयर लाने के लिए कोई कानून जो है हमारी सरकार नहीं लेके आई है। तो उसको लेके ये कोर्ट में सुनवाई होगी, देखेंगे क्या इसमें रिजल्ट आता है। नाउ मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। तो कुछ छूट तो नहीं गया, एक बार नज़र घुमा लेते हैं। सो मोर और लेस थिंग्स आर क्लियर। चीज़ें जो है डिस्कस जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब कोऑर्डिनेशन में चल रहा है सिस्टम। ओके, सो वी हैव कवर्ड दीज थिंग्स। अच्छा, अब बात करते हैं एशिया के अंदर जो बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसका क्या पॉइंट चल रहा है। तो देखिए, वॉर गेम जो होता है, जहाँ पे भी लड़ाई होती है, तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है, ठीक। तो गेम चेंजर इन द सेंस, ऑप सिंदूर ने एक चीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। यू कैन नॉट टेक अस लाइटली, है ना। बिकॉज चल क्या रहा था, ये पाकिस्तान के पास पीछे चाइना से वेपन आ रहे थे,
एंड वर्सेस इंडियन डिफेंस था ये, ओके, इंडियन एयर डिफेंस। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड, और मतलब ये ज़रूरी भी था पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ा सा झटका देना, तो इसीलिए ये चीज़ की गई है। अच्छा, वर्ल्ड ओवर हमने देखा है कि जो भी वॉर होते हैं वो पावर प्रोजेक्शन का भी टूल होता है। लड़ाई पावर प्रोजेक्ट करने के लिए भी लड़ी जाती है ना। तो ये भी एक रियलिटी है वॉर की। तो आप देखो यहाँ पे नागोर्नो कराबाख, ये बेसिकली डिस्प्यूट है अज़रबैजान, ये भी याद रख लेना, अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच में ये युद्ध जो है इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर लड़ाई हुई थी। तब भी जो है देखा गया, और तब भी जो है ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ। और इंडिया की प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात करें तो हम यूएस मेड 31 MQ-9 भी ड्रोन्स ले रहे हैं, जिनको स्काई गार्डियन बोला जाता है, सी गार्डियन बोला जाता है। बहुत बढ़िया ये ड्रोन्स हैं, बहुत महंगे हैं बट ये, ठीक है। और जो भी ऑपरेशनल गैप्स हैं, जैसे नीड फॉर हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज सिस्टम्स है ना, उसकी भी हमें ज़रूरत है। अभी क्या है कि इजरायली हमारे पास हारूप और हेरन ड्रोन्स हैं, बट दे आर नॉट द मोस्ट एडवांस्ड। तो वो मोस्ट एडवांस नहीं है, लेकिन हमें और बेटर करने हैं यहाँ पे, ओके। और बेस्ट इज दिस हैव इंडिजिनस एबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो आपके देश में ही प्रोड्यूस हो। देखो यूक्रेन वॉर ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि नंबर ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। और कई तो ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो आपके फाइटर जेट्स हैं, मतलब ये रिडंडेंट होने वाले हैं। द वे थिंग्स आर चेंजिंग, वॉरफेयर का खेल पूरा चेंज हो रहा है, और न्यू डिज़ाइंस के अब चीज़ें बनेंगी। पुराने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, नए डिज़ाइन की चीज़ें, लुक द वे ड्रोन फ्लाइज। तो वो फैक्टर जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जिसके पास ये सब होगा उसको डेफिनेटली एज है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है ना ये सारी चीज़ें। तो ग्लोबल ड्रोन पावर डायनेमिक्स की बात करें, यूएस हैविली इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो इसको एक्सपोर्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है ना, कि अभी वो सबको नहीं दे सकता। MTCR रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, तो सबको नहीं दे सकता, बट स्टिल यूएस को अच्छा लगता है कि वो एक्सपोर्ट करे, खासकर इंडिया को तो दे ही सकता है, ओके। तो ओनली 8% ऑफ ग्लोबल UAV सेल्स आर US मेड, मतलब चाइना और टर्की यहाँ पे लीडिंग उसमें हैं, बिकॉज दे आर मोर इकोनॉमिकल। इनके जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा सस्ते हैं, इकोनॉमिकल हैं, है ना, दैट इज़ द पॉइंट हियर। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अब चाइना रशिया रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ड्रोन इंडस्ट्री को, इंडिया भी जो है कुछ ना कुछ कर रहा होगा। टर्की ने भी ऑलरेडी जो है दिखाया है, मतलब इनका जो बख्तावर करके एक, बख्तियार करके एक, बख्तियार बोल रहे हैं, बैरक्तर सॉरी, बैरक्तर इज़ द नेम ऑफ द ड्रोन, है ना, दैट टर्की इज़ बेसिकली ऑफरिंग। तो वो बढ़िया एक ड्रोन है, सस्ता है, और उसको एफिकेसी भी देखी है हमने। तो इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी है भाई, बढ़िया है। मार्केट में बहुत गैप है, इस मार्केट गैप को फिल करो। हमारे पास IT इंडस्ट्री है, हमारे पास वर्क फोर्स है, स्टार्टअप बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो इनको लेके जाके आप जो है इन ड्रोन वाले सिस्टम पे लेके आइए, ओके। दैट इज़ समथिंग वी हैव टू डू। आप यूरोप और इसराइल के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो एडवांस्ड UAVs बनाने को लेके, और ये आज की डेट में हमारी ज़रूरत है, और हमें इस तरफ जाना ही जाना होगा। जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ आपको जाना है, बेटर इक्विपमेंट के साथ जाना है, अदरवाइज़ आप पीछे छूट जाएंगे। दैट इज़ द रियलिटी, क्लियर। तो हमारे मतलब हम बहुत से कंट्रीज़ को ड्रोन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग वी कैन डू, और अच्छा ये ऑप्शन होगा कि इंडिया ये इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलप करे, ठीक। तो चैलेंजेस इसके अंदर आएंगे, मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल गैप नज़र आएगा, है ना। आपको हमारी डोमेस्टिक जो R&D है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। कब तक आप जो है दुनिया की इन्वेंटेड चीज़ों को यूज़ करते रहोगे, खुद की बनाओ ना। दैट इज़ समथिंग वन हैज़ टू डू हियर। अब आगे चलते हैं SC/ST स्कॉलरशिप एक्सपेंशन को लेके। तो एट प्रेजेंट देखिए जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है कि जो इंडिविजुअल जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जिस फैमिली की जिसके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। अब बहुत से ऐसी, मतलब पहली चीज़ तो ये देखना है कि स्कॉलरशिप किस किस को दी जा रही है। तो SC/ST OBC डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इन सबको दी जाती है। और कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर मतलब यूनियन और स्टेट साथ में मिलके ये फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिखेगा कि
पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, इस टाइप की स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है सरकार की तरफ से। और अच्छा इनिशिएटिव है, आपको प्रमोट करना है कि ये वल्नरेबल ग्रुप है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक। लेकिन एक चीज़ दिखा कि जो बेनिफिशियरी हैं उनका नंबर जो है वो कम हो गया है। तो एससी बेनिफिशियरी जो है वो 30% तक कम हो चुके हैं यहाँ पे पिछले 5 सालों के अंदर। एंड सेम इज़ द केस विद ओबीसी एंड अदर यू कैन से बैकवर्ड क्लासेस। तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि एक टाइम पे 58 लाख हुआ करते थे, अब ये सिर्फ 20 लाख हो गया है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो इनकम जो है वो तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन आपने इसके साथ जो स्लैब है स्कॉलरशिप का वो नहीं बढ़ाया है। तो इसीलिए बातचीत ये चल रही है कि जो स्कॉलरशिप दी जा रही है उसका स्लैब जो है, दैट स्लैब शुड बी इंक्रीज। पहले 2.5 लाख था, इसको इंक्रीज करके 4.5 लाख कर देना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है ऐसे ही जो है लोग रिजर्वेशन सॉरी ये जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं उसके एम्बिट से बाहर होते जाएंगे। तो कई लोग ये रिकमेंड करते हैं, देयर इज़ दिस जस्टिस मिनिस्ट्री पैनल जो ये कहता है कि ओबीसीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसकी जो आप लिमिट है उसको 2.5 से लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दीजिए। एंड सेम थिंग इज सजेस्टेड फॉर SC ST कम्युनिटी, उधर भी जो है ऐसा ही सजेस्टेड है। जो भी इनकम गैप जो आपने एक सीलिंग लगा रखी है आप उसको बढ़ाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे सिस्टम का बेनिफिट ले सके। ठीक। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सजेस्टेड हियर। तो ये मेजर पॉइंट था। अब देखिए मेजर चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं आज की अखबार के अंदर, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, एंड इंटरनेशनल पेज पे वही सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है जो मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं। सो ये देखिए, वियतनाम ओवरहॉल्स इकोनॉमी इन बिड टू बिकम एशियाज नेक्स्ट टाइगर। देखो ये बात समझनी है कि बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म वो कर रहे हैं वहाँ पे, एंड वियतनाम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। बहुत बढ़िया है ये सिस्टम, और अच्छा है, क्लियर, डेफिनेटली उनमें पोटेंशियल है वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ क्लास देन। थैंक यू वेरी मच।